नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमारी फौज के, हमारी पुलिस के जांबाज जवानों की बहादुरी की तस्वीरें दिखाऊंगा। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको गर्व होगा। मैं आपको पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के सबूत दिखाऊंगा, ऐसे सबूत जिन्हें देखकर पाकिस्तान को शर्म आएगी। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर वही नापाक और वही शर्मनाक हरकत करने की कोशिश की जिसकी फिराक में पाकिस्तान के दहशतगर्द पिछले एक साल से लगे हुए थे। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने गोला बारूद से भरे ट्रक में बैठकर कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे बहादुर जवानों ने सूरज उगने से पहले सभी आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। जो लाशों के ढेर लगाने आए थे वो खुद लाशों में तब्दील हो गए। साजिश पाकिस्तान ने रची। आतंकवादी पाकिस्तानी थे। उनके हथियार चीनी मेक के पाकिस्तान की मिल्कियत वाले थे, लेकिन उन्हें कहां मरना है इसकी जगह हमारी फोर्सेस ने तय की। वक्त हमारे जवानों ने तय किया। जगह भी हमारी थी, गोलियां भी हमारी थी और लाशें पाकिस्तानी थी। जम्मू के पास नगरोटा इलाके में हुए एनकाउंटर की पूरी डिटेल मेरे पास है, एक एक तस्वीर मेरे पास है, और आज मैं आपको इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दूंगा, पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक एक फ्रेम देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साजिश कितनी बड़ी थी ये पता चलेगा। हमारी फौज, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बहादुरी और कोऑर्डिनेशन को देखकर आपको गर्व होगा। आज रात के अंधेरे में हमले की साजिश हुई। 4 फिदायीन ट्रक के जरिए जम्मू से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। बड़े हमले को अंजाम देने के मकसद से आए थे। भारी मात्रा में गोला बारूद था, खाने पीने का सामान था, दवाइयां थी। इरादा लंबे वक्त तक रुकने का था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर की पुलिस उनकी मूवमेंट पर नजर रखी हुई है और वो टारगेट की तरफ नहीं जा रहे थे, वो खुद टारगेट बन चुके थे। आखिरकार इन दहशतगर्दों को नरगोटा टोल पर रोका गया, वार्निंग दी गई, सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई। जवाब में हमारी फौज ने ब्लास्ट किया और सड़क पर हथियारों के साथ 4 लाशें बिछ गई। ये गोलियों की आवाजें, ये बम के धमाके इस ऑपरेशन की फाइनल पिक्चर थी, क्लाइमैक्स था। लेकिन इस ऑपरेशन की डिटेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रोमांचित करने वाली है। असल में पाकिस्तान को लगता था उसकी साजिश की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन हमारे फोर्सेस के पास पक्की जानकारी थी कि जैश ए मोहम्मद के कुछ दहशतगर्द सरहद पार करने में कामयाब हो गए हैं और वो हमला कर सकते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी चौकन्नी थी। पता यह लगा कि हीरानगर और उसके आसपास के इलाके में घुसपैठ हुई है। फिर तो सारे सिस्टम एक्टिव हो गए। इंटेलिजेंस ने वक्त पर बता दिया एक ट्रक में आतंकवादी हो सकते हैं। रूट भी पता था,
जिस ट्रक पर शक था उसे लगातार ट्रैक किया गया। इस ट्रक ने सुबह 3:44 पर रात के अंधेरे में सांबा के ठंडी खू इलाके का टोल प्लाजा क्रॉस किया। उस वक्त इसे जाने दिया गया, इस पर निगरानी रखी गई और इसके बाद जब ट्रक नगरोटा के बान टोल प्लाजा पर रोका गया, उस वक्त टोल पर सारी तैयारी हो चुकी थी और जैसे ही टोल पर जवानों ने ट्रक के ड्राइवर को जांच के लिए उतारा, उससे पूछताछ की, ट्रक की जांच करने को कहा तो ड्राइवर भागा और इसी बीच ट्रक के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शक सही निकला, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पक्की निकली। ट्रक में दहशतगर्द थे, लेकिन उनकी फायरिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तैयारी पूरी थी। आतंकवादी ट्रक में थे और चारों तरफ हमारी फौज। आतंकवादियों की गोली हमारे 2 जवानों के पैर में जरूर लगी, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी, खतरे की कोई बात नहीं थी। टोल पर ही कंट्रोल रूम बना गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी, डीआईजी और तमाम अफसर मौके पर मौजूद थे। आर्मी और बीएसएफ के जवान, कमांडोज पोजीशन ले चुके थे, इसलिए आतंकवादियों के पास भागने का कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। या तो मारे जाते या फिर पकड़े जाते। पुलिस ने ट्रक में छुपे आतंकवादियों को सरेंडर करने को कहा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फायरिंग चला रही था, लेट हो गया हो। कोई नहीं मरे, कोई ऑपरेशन चला भाई जी, कोई नहीं मरे। हमारे जवान जानते थे कि आतंकवादी हमला करने आए हैं, उनके पास घातक हथियार हो सकते हैं। वो फायरिंग कर रहे थे, लगातार गोलियां चला रहे थे। इसके बाद भी दहशतगर्दों को एक मौका दिया गया, उनसे अपील की गई, लेकिन दहशतगर्द तो मरने आए थे, फिदायीन थे, उन्होंने फायरिंग बंद नहीं की। इसके बाद गोली का जवाब गोले से दिया गया। ट्रक में कई ब्लास्ट किए गए। उसके बाद तो ट्रक में किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद न थी, न कोई गुंजाइश थी। ब्लास्ट के बाद ट्रक से धुआं उठने लगा और फिर ट्रक से आग की लपटें उठने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक से काला धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। थोड़ी देर बाद आतंकवादी जिस ट्रक में सवार होकर नगरोटा टोल प्लाजा के पास पहुंचे थे, वो धू धू कर जलने लगा। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। एनकाउंटर खत्म होने के बाद की यह तस्वीर देखिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि धमाकों के बाद ट्रक में कितनी जबरदस्त आग लग गई थी। जिस वक्त ट्रक को क्रेन की मदद से टोल प्लाजा से हटाया जा रहा था, उससे धुआं निकल रहा था। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। जिस ट्रक पर सवार होकर आतंकवादी कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस ट्रक पर जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट लगी हुई थी। 2.5 घंटे तक लगातार फायरिंग करने वाले दहशतगर्द 2.5 मिनट में मारे गए। ट्रक जलकर खाक हो गया। जिस इलाके से रात पर गोलियों की आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां मौत का सन्नाटा था। जब जले हुए ट्रक के पास जवान पहुंचे, उसे क्रेन के जरिए हिलाया गया तो ट्रक के अंदर से 4 लाशें, बड़ी मात्रा में हथियार और बहुत सारी बोरियां सड़क पर बिखर गई। जब इस बात की जांच की गई कि ट्रक में क्या क्या लदा हुआ था, क्या क्या सामान था, तो सच सामने आया। उससे दहशतगर्दों की प्लानिंग का अंदाजा हुआ। आतंकवादी जिस ट्रक में सवार थे, उस ट्रक में बालू और मिट्टी से भरी बोरियां थी। यानी आतंकवादी इस बात के लिए तैयार थे कि अगर घिर गए तो ट्रक में छिपकर ही सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करें, उन पर हमला करें।
और उन्होंने वही किया भी। बालू और मिट्टी से भरी बोरियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। आतंकवादी बोरियों के पीछे छिपकर बैठे थे जिससे गोलियां उन तक ना पहुंच सके, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गोली के मारने के बजाय बम से पूरा का पूरा ट्रक उड़ा दिया जाएगा। मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 4 आतंकवादी थे, लेकिन इनके पास 11 AK-47 राइफल थी, यानी हर आतंकवादी को 3-3 AK-47 देकर भेजा गया था। इनके पास 3 पिस्टल थी, 29 हैंड ग्रेनेड थे, हथगोले, और सैकड़ों राउंड गोलियों के अलावा 8 UBGL भी मिले हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आतंकवादी अपने साथ 10 किलो RDX भी लेकर आए थे। इन हथियारों को देखकर पता लगता है कि हमारे जवानों ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कितने बड़े हमले को नाकाम किया। आतंकवादी बड़े हमले की पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके पास दवाई थी, दर्द के लिए इंजेक्शन थे, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाई भी मिली। और ये आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे गए, इसका बड़ा सबूत यह है इनके बैग से जो दवाई मिली वो सब पाकिस्तान में बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों का एनकाउंटर नगरोटा टोल प्लाजा पर हुआ। टोल प्लाजा पर पुलिस का एक बंकर बना हुआ है। पुलिस बंकर की दीवार बता रही है कि एनकाउंटर के दौरान यहां कितनी जबरदस्त फायरिंग की गई थी। नगरोटा में एनकाउंटर के ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर श्याम सरडोत्रा ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। नगरोटा इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली है जब यहाँ पे ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो है वो पहले से ही अलर्ट थी कि ये वारदात हो सकती है। उसके लिए उन्होंने जैसे ही ये ट्रक नगरोटा टोल प्लाजा के पास पहुँचा तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि लाइव जो बुलेट हैं वो भी सामने दिख रही है। अंधाधुंध जो है दोनों तरफ से जो है फायरिंग की गई। इस्तेमाल जो उन्होंने इस गाड़ी का किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि चावलों के साथ साथ ये जो कैबिन उन्होंने बनाई थी बैठने के लिए, छुपने के लिए जो जगह बनाई थी, चावलों के साथ साथ ये मिट्टी के जो थे बोरे थे उसमें भी जो है वो इसमें रखे थे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कल को कोई अगर इनकाउंटर स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम सेफ रहें। मगर जवाबी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों को जो है मार गिराया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस तरह से ये फायरिंग स्टार्ट हुई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हुई। गोलियों के निशान बंकर जो पुलिस का बना हुआ पोस्ट बनी हुई है, ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं कि पूरी दीवार जो है वो बिल्कुल छलनी हुई है। और ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक ये सुबह 5 बजे से लेकर 2.5-3 घंटे तक जो है ये गोलाबारी चली है। उसके बाद जो है बड़ा जखीरा जो है इनसे बरामद किया गया, जिसमें 30 से 32 जो है ग्रेनेड बताए जा रहे हैं, AK-47 बताई जा रही हैं और RDX का भी जो ये इस्तेमाल करना चाहते थे। फिलहाल ये काउंटर में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जम्मू के IG मुकेश सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से रची गई बड़ी आतंकी साजिश के बारे में डिटेल में बताया। जब से DDC इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और CRPF की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देखकर हैरान हैं। जम्मू के IG मुकेश सिंह ने कहा, इतनी बड़ी मात्रा में आतंकियों से हथियार हाल के दिनों में कम ही मिले हैं। इससे लगता है कि आतंकियों के मंसूबे बहुत खतरनाक थे।
11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गया, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। जो हथियार और असला एम्युनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं। नगरोटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से आतंकवादियों की साजिश को नाकाम किया, उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MS नरवणे ने तारीफ की। जनरल नरवणे ने कहा कि हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की हर कोशिश को लगातार नाकाम कर रही है और करती रहेगी। अगर कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी जिंदा सरहद पार कर भी गए तो जिंदा वापस लौटेंगे नहीं, चुन चुन कर मार दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की आतंक फैलाने की हर एक साजिश को सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम करेगी। आज आर्मी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान होने की या फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 अनआइडेंटिफाइड आतंकवादियों को मार गिराया गया है और ये ऑपरेशन एक बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेटेड, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल देखने को मिला है, जिसमें बड़े ही अच्छे तालमेल के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं झेलनी पड़ी है। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद काफ़ी मात्रा में आर्म्स और एम्युनिशन भी रिकवर किए गए हैं, जिससे कि हमने एक बहुत बड़े घटना को होने से बचाया है। इसका क्रेडिट, सबसे पहला क्रेडिट जाता है इंटेलिजेंस को, जिससे कि उनको पूरा ट्रैक किया गया, कहाँ से उनकी मूवमेंट हुई उसको ट्रैक किया गया और एक बहुत ही अच्छी जगह पे उनको रोक कर, जहाँ से उन्हें किसी भी प्रकार का भागने का मौका नहीं दिया और एक बड़ी सूझबूझ के साथ पूरा ग्रिड एस्टैब्लिश करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही साथ ये जो भारी मात्रा में आर्म्स और एम्युनिशन रिकवर किए गए, इससे एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचाया गया है। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक जानकारी हासिल की थी और ये जानकारी हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें खतरा बहुत होता है। लेकिन इस जानकारी की वजह से पुलिस ने, फौज ने पूरी प्लानिंग के साथ आतंकवादियों को पकड़ा और उनका सफाया किया। क्योंकि जानकारी पक्की थी, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचिए, अगर जानकारी वक्त पर न मिलती, अगर कहीं चूक हो जाती, तो 10 किलो RDX, 11 AK-47, 29 हथगोलों से कितना भारी नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो न जाने कितने बेकसूर मासूम लोगों की जान चली जाती। जो आतंकवादी मारे गए वो पाकिस्तानी थे, RDX पाकिस्तान का था, हथियारों पर चीन की मोहर लगी थी, उनके पास जो दवाइयां थी उन पर कराची की पैकिंग थी। अब भी पाकिस्तान कहेगा कि हमने नहीं करवाया। लेकिन सवाल है कि बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान ऐसी हरकतें क्यों करता है, ऐसे हमले की कोशिश क्यों करता है, और इस वक्त इतना बड़ा हमला प्लान करने का मकसद क्या था। दरअसल इस समय कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव हर जिले में होंगे। स्थानीय स्तर पर विकास का काम इन्हीं चुनी गई जिला परिषद के जरिए होगा। पाकिस्तान की कोशिश है इस तक लोगों को डराया जाए, इस इलेक्शन प्रोसेस में रुकावट पैदा की जाए
और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो जानते हैं कि अगर कश्मीर में विकास हुआ तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और जो नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जिन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने की कसम खाई है और जिन्होंने इसके लिए गुपकार अलायंस बनाया है, कांग्रेस इन पार्टियों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुपकार अलायंस को सपोर्ट करने और गुपकार अलायंस से सपोर्ट लेने पर कांग्रेस से जवाब मांगा। योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस हमेशा दोहरी बात करती है, इसी चक्कर में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पनका और आतंकी गतिविधियां बढ़ी। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए आमंत्रित करने की मंशा क्या है और इन बयानों से कांग्रेस का वास्ता किस हद तक है, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर स्पष्ट करनी चाहिए। गुपकार समझौते में हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो। जम्मू कश्मीर के मामले में कांग्रेस के नेताओं का दोहरा रवैया तो साफ दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन किया, लेकिन चर्चा के दौरान सरकार के इस फैसले की खामियां भी गिनाई। पार्लियामेंट से बाहर आकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाषा बोली। जब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला 370 की वापसी की कसम खाए, इसके लिए गुपकार अलायंस बनाया, तो कांग्रेस अपने को इससे अलग करने का दावा करती रही। लेकिन डीडीसी के इलेक्शन में कांग्रेस गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है और अपने उम्मीदवारों के लिए उनका सपोर्ट ले रही है। और जब सवाल पूछे गए तो खामोशी है, जवाब नहीं है। यह हैरानी की बात है, इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता जवाब नहीं दे रहा। इसकी वजह साफ है, जवाब दिया तो असलियत सामने आ जाएगी और उससे चुनाव में नुकसान होगा। इसलिए फिलहाल चुप्पी ही फायदेमंद है। हालांकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खुलकर बोल रहे हैं और खूब बोल रहे हैं और कई मामलों में तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसका सबूत भी मैं आपको दिखा देता हूं। कल पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया था कि गुपकार अलायंस के कैंडिडेट्स को कैंपेन करने से रोका जा रहा है और बीजेपी के उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को सुरक्षा का हवाला देकर कैंपेन करने से मना किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव का क्या मतलब है जब उम्मीदवारों को कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। मैंने कश्मीर में मौजूद इंडिया टीवी के संवाददाता मंजूर मीर को महबूबा और उमर के इस दावे की सच्चाई पता लगाने के लिए कहा, ग्राउंड रिपोर्ट भेजने को कहा। मंजूर ने श्रीनगर के आउटर इलाकों में जाकर देखा, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के उम्मीदवार कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि झंडे नहीं है, बैनर नहीं है, बहुत ज्यादा सपोर्टर्स की भीड़ नहीं है, लेकिन ऐसा पहले भी नहीं होता था। इस तरह के इलेक्शंस में डोर टू डोर कैंपेन ही होता है और उम्मीदवार पहले की तरह ही कैंपेन कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के उम्मीदवार ने कहा वो जमकर मेहनत कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा पाएंगे। हम चाहता है कि जो गली कोचे हैं उन गली कोचों को कम से कम ठीक तो करना है, चलने के लायक करना है। हम नहीं कहेंगे उनको वीआईपी कोच बना दो, कम से कम चलने के काबिल, बहुत सारे फंड्स आता है। जब हम घर घर जा रहा है, हमें बहुत रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है कि वो कहता है कि देखो जी, आरएसएस और बीजेपी ने हमें मुख्तलिफ अंदाजों में
खेलना स्टार्ट किया है। कितने दिनों से आप जो है ये कैंपेन कर रहे हैं और किस तरह की उम्मीद दिख रही है? देखिए, हम 12 तारीख को हमने अपना फॉर्म प्रोड्यूस किया है, उसके बावजूद बस 2 दिन के बाद हमने कैंपेन स्टार्ट किया है, घर घर गया है, घर घर सारे लोग कहता है कि हम तंग आ गए हैं, हम अगर दे देंगे वोट सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देंगे। पीडीपी के उम्मीदवार ने भी कहा कि कैंपेन तो हो रहा है लेकिन सिक्योरिटी की वजह से काफी पाबंदियां हैं और इससे दिक्कत तो है। हम कंपनी ठीक तरह से चला रहे हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, कोई फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं की है, न गाड़ी की प्रोवाइड उन्हें की है। कंपनी चलाने में दिक्कत हो रही है, मगर डर तो उसी को है जितने लोगों के साथ बुरा किया हुआ है, वही लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं। हम तो लोगों के बीच में बड़ी आसानी से जाते हैं, लोग हमें वेलकम करते हैं, जाते हैं, क्योंकि वोट को कास्ट करना है आरएसएस, बीजेपी और अपनी पार्टी के खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवार कैंपेन करते हुए मिले, अपने अपने इलाकों में घूमते हुए मिले, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार अपने दफ्तर में बैठा मिला। महबूबा इल्जाम लगा रही थी कि बीजेपी के कैंडिडेट को कैंपेन करने दिया जा रहा है जबकि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, लेकिन यहां उल्टी बात दिखाई दी। बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा कि सुरक्षा के चक्कर में वो कैंपेन के लिए निकल नहीं पा रहे। कर रहे हैं हम, बीच बीच में वहाँ जा रहा हूँ, कंपेन भी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा सिक्योरिटी का रीज़न भी, बस जा रहे हैं हम हर जगह। अब जितना से हम उतना हम वहाँ जा रहे हैं हर इलाके में, तो कर रहे हैं अपनी जगह से। वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास भी तो सिक्योरिटी कर तो रहे। अभी हम हमारे तरफ वहाँ पे सलमान सागर उठा है, मुजफ्फर शाह उठा है इसके साथ कांग्रेस का, उसके बाद भी तो कर रहे हैं, सब कंपेनिंग कर रहे हैं। ये तो बोलने में थी मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, वो नहीं, तो उनके पास तो पहले से सिक्योरिटी थी। वो तो आज की सिक्योरिटी नहीं, उनके पास पहले से, वो तो पहले से कैटेगरी में। ये इलेक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। असल में पूरे कश्मीर में जिला विकास परिषदों का गठन किया गया है। हर जिले में लोग जिला परिषद विकास के 14 मेंबर्स को चुनेंगे और ये 14 मेंबर अपने चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। ये जिला परिषद कश्मीर में लोकल लेवल पर विकास के लिए जिम्मेदार होगी। जाहिर है इन परिषदों के पास डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काफी फंड दिया जाएगा, इसलिए जिला परिषद पर कब्जा करने की इतनी मारामारी है। ये जिला परिषद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करेंगी और एक नई लीडरशिप को सामने आने का मौका मिलेगा। चूंकि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के वक्त भी उम्मीदवारों पर हमले किए थे, धमकियां दी थी, इसलिए इस बार डीडीसी के इलेक्शन के वक्त उम्मीदवारों को कड़ी सुरक्षा दी गई है। और यह भी सही है कि उम्मीदवारों को दूर दराज के अंदरूनी इलाकों में जाने से रोका जा रहा है, मना किया गया है, और इसकी वजह सिर्फ सिक्योरिटी है। और यह ठीक भी है। अगर किसी उम्मीदवार पर हमला हो गया तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता सुरक्षा पर सवाल उठाएंगे। सरकार ने सिक्योरिटी दी है तो इल्जाम लग रहे हैं कि प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, इसे मैं ठीक नहीं मानता। वैसे 3 दिन पहले एक सियासी गलती बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने की थी और इस गलती की वजह से उन्हें कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले आज बिहार में एक बड़ा और हैरान करने वाला पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। 3 दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और 72 घंटे के भीतर पहले मंत्री का इस्तीफा हो गया। नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया था, शिक्षा मंत्री बनाया था। मेवालाल चौधरी आज मुहूर्त के हिसाब से अच्छा वक्त देखकर शिक्षा मंत्री के तौर पर कामकाज संभालने मंत्रालय पहुंचे। मिनिस्ट्री का पूरा स्टाफ, बड़े बड़े अफसर, मंत्री जी के सपोर्टर इस मौके पर फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर खड़े थे। सबने मेवालाल जी को बधाई दी। मेवालाल चौधरी मंत्री की कुर्सी पर बैठे और इसके बाद बिहार के नए एजुकेशन मिनिस्टर ने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बारे में अपनी पूरी योजना मीडिया को बतानी शुरू की। कहा कि पूरा सिस्टम बदल दूंगा, सब कुछ दुरुस्त करूंगा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाऊंगा जिससे सिर्फ किताब ना पढ़नी पड़े, जो रोजगार भी दिलाए। लेकिन इसके 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा ले लिया। तो पहले सुनिए मंत्री जी की बात। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था, अंदाजा नहीं था कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ेंगे।
पहली प्रायोरिटी जो होगी, हमको ये देखना है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में, मैंने कहा ना आपको, ग्रॉस इनरोलमेंट इंडेक्स के बारे में हमको इस पर सोचना है। दूसरा, हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन तब होती है जब हमारे पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो भी टीचर हो उनका भी नॉलेज अपग्रेडेशन की जाए। दूसरा, आप मेरा विचार सुनिएगा, इस तरह का एक कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जो सेल्फ जनरेटिंग एंड सेल्फ लर्निंग हो। हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के हैं, बड़े सकारात्मक सोच के हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सरकार के तरफ से जितना भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू सब चीज के लिए तैयार हैं। और हम आपको मंत्री के नाते विश्वास दिलाते हैं, ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है जिसको हम लोग टर्न नहीं कर सके और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। मंत्री जी मोहर देखकर कुर्सी पर बैठे। मेवालाल चौधरी ने अपना सारा प्लान बताया, कैसे शिक्षा मंत्रालय चलाएंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, लेकिन वहां मौजूद रिपोर्टर्स को पता था। रिपोर्टर्स ने उनके ऊपर लगे इल्जामात पर सफाई मांगनी शुरू की। असल में मेवालाल चौधरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उस वक्त चौधरी साहब पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में घोटाला करने का आरोप लगा था। बेईमानी हुई थी। मेवालाल चौधरी 2015 में रिटायर हो गए, फिर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और एमएलए बन गए। लेकिन 2016 में सुशील मोदी और जीतन राम मांझी ने प्रोफेसर्स की भर्ती में घोटाले की शिकायत की। उस वक्त के गवर्नर रामनाथ कोविंद ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच कमेटी ने घोटाले की बात मानी, मेवालाल चौधरी को दोषी माना और 2017 में जब मेवालाल चौधरी के खिलाफ एफआईआर हुई तो जेडीयू ने उनसे इस्तीफा ले लिया, जिसके बाद उनकी वाइफ नीता चौधरी को टिकट दिया और वो बाई इलेक्शन जीतकर विधायक बन गई। हालांकि पिछले साल नीता चौधरी की मौत हो गई। इस बार जेडीयू ने मेवालाल चौधरी को फिर से टिकट दे दिया तारापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से और विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बना दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ पुराने आरोप दोहराए तो चौधरी साहब मुश्किल में आ गए। आज जब उनसे सवाल पूछे गए तो जवाब देते नहीं बना, बोले सब आरोप बेबुनियाद हैं, कोई इल्जाम सही नहीं है। हमारे ऊपर कोई चार्जशीटेड नहीं है, कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है हमारे ऊपर आज के दिन में। और जिनके ऊपर जो हैं, जो अंदर हैं और जो अंदर जाने वाले हैं, वही लोग लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन में मेरे ऊपर कुछ नहीं है और कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। जो सवाल है, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है क्या? कोर्ट कुछ था ही नहीं तो कोर्ट तो बरी करेगा ही। अगर कुछ रहता तब ना। अगर कुछ नहीं था तो बर्खास्त क्यों किए गए थे आप पार्टी से? देखिए, ये सब चीजें कभी कभी मतलब क्या बताएं, मतलब ये सब सवालात उससे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। सर, ये तो आपका दावा है, लेकिन मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है। तो मामला कोर्ट में लंबित है, उसका इंतजार कर लीजिए ना। मेवालाल चौधरी से जब रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोले नई शुरुआत है, अशुभ बातें क्यों करते हो, और इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठकर चले गए। रिपोर्टर्स मंत्रालय से बाहर निकले भी नहीं थे। मंत्री जी की टेबल पर बुके जो के त्यों पड़े थे। उसी वक्त मेवालाल के इस्तीफे की खबर आ गई। मेवालाल के घर पहुंचने से पहले उनके इस्तीफे की खबर भी पहुंच गई थी। इसलिए घर पर जो शुभचिंतक मंत्री जी को बधाई देने पहुंचे थे, वो अपने अपने गुलदस्ते वहीं चुपचाप रखकर खिसक लिए। आप देखें यहाँ पर गुलदस्ते उनके घर पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए कितने गुलदस्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं। बधाइयों का सिलसिला जारी था। आज ही करीब 1 बजे उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था। उस समय तक मेवालाल चौधरी को कोई भी भनक नहीं थी कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से मुद्दा बना रहा था, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, नीतीश सरकार को घेरा जा रहा था, उसके बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया और उनसे इस्तीफा देने को कहा। मेवालाल के इस्तीफे में तेजस्वी यादव अपनी जीत देख रहे हैं। इस्तीफे के तुरंत बाद तेजस्वी ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर हमला किया।
तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा, मैंने कहा था ना आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। आपने जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थूथू होने के बावजूद पदभार ग्रहण कराया और फिर इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनहगार आप हैं। आपने मेवालाल को मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। लेकिन जेडीयू ने तुरंत पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा, मेवालाल पर सवाल उठे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इल्जाम तो तेजस्वी यादव पर भी लगे हैं। क्या तेजस्वी विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं बनेंगे? हालांकि आरोप बिल्कुल निराधार हैं, लेकिन शुचिता के उच्च मापदंडों का निर्वाह करते हुए नैतिकता के कारण उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया, क्योंकि टेक्निकली इस्तीफा तभी दे सकते थे जब पदभार ग्रहण कर लेते। हमने तो दे दिया, लेकिन जो जो आरोप लगा रहे थे उन पे भी तो आरोप लगे हुए हैं माननीय युवराज जी पे। तेजस्वी यादव जी क्या कसम खाएंगे कि नेता विरोधी दल अब नहीं बनेंगे? आरोप उन पे भी लगा हुआ है, चार्जशीट नहीं फाइल्ड है। राबड़ी देवी जी इस्तीफा देंगी? आरोप लगाना, इस्तीफा मांगना आसान होता है, देना बहुत मुश्किल है। चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो इस्तीफा दें, और हिम्मत है तो कसम खाएं कि नेता विरोधी दल नहीं बनेंगे। मेवालाल का इस्तीफा नीतीश कुमार के लिए एम्बैरेसमेंट तो है। नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। जिस शख्स से 3 साल पहले उन्होंने इन्हीं आरोपों के बाद इस्तीफा लिया था, विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा करवा दिया था, तो फिर उसी व्यक्ति को 3 साल के बाद टिकट क्यों दिया? अगर टिकट दिया भी था तो अदालत से बरी होने से पहले उन्हें मंत्री क्यों बना दिया? ये बात वाकई में हैरान करने वाली है और राजनीतिक तौर पर यह बड़ी गलती है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का खतरा रोज बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना की सिचुएशन काबू से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 7,500 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 131 लोगों की मौत हो गई। इसे आप इस तरह समझिए, पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना से 585 लोगों की मौत हुई और इनमें से 131 लोगों की जान अकेले दिल्ली में गई है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर कोरोना की रफ्तार को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बताया गया कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना के मरीजों के लिए 7,500 नॉर्मल बेड और 450 आईसीयू बेड्स खाली है। जल्दी आईसीयू के 264 बेड्स और मिल जाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने यहां 60% बेड और आईसीयू के 80% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया है। इलाज का इंतजाम करने के साथ साथ अब सरकार बाजारों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पर सख्ती कर रही है। अब जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ मिलेगा उस पर 2,000 रुपए का फाइन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब अपील से काम नहीं चलता तो सख्ती करनी ही पड़ती है। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। आज की डेट में दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। हालांकि डॉक्टर से कहते हैं कि उन्हें एक एक आईसीयू बेड के लिए दिन भर 20-20 फोन करने पड़ते हैं। जहां तक मास्क न पहनने की बात है, सरकार ने जुर्माना बढ़ाया तो इसका असर दिखना शुरू हुआ। आज बाजार में घूम रहे ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए। मास्क अब गले में नहीं लटके थे। ज्यादातर लोगों ने ठीक तरीके से मास्क लगाया था। इंडिया टीवी के संवाददाता दिल्ली के अलग अलग मार्केट में गए
और हालात का जायजा लिया, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ली। सरोजनी नगर, जनपथ, चांदनी चौक, सदर बाजार, गफ्फार मार्केट, हर जगह लोगों ने कहा सख्ती का असर तो होगा और ये ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने 2000 के फाइन को कुछ ज्यादा बताया। मास्क एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कोरोना से बचने के लिए, इसके लिए मास्क ज़रूरी पहनना है। और 2000 रुपये जो आप चालान फाइन बता रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल लोग डरेंगे और अपने 2000 बचाने के लिए मास्क जरूर पहनेंगे। अच्छा, अभी 500 रुपये था तो आपको लगता है कि लोग 500 रुपये नहीं, 500 रुपये की एक्चुअली वैल्यू नहीं रह गई। वैल्यू नहीं रहेगी 500 रुपये की ना, तो 500 रुपये देने को तैयार रहते हैं लोग बाग, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। जिद है लोगों की। ये गलत है मैम, 2500 का जुर्माना ये गलत है, क्योंकि अमीर आदमी तो भर देता है लेकिन गरीब आदमी के पास तो खाने के लिए भी नहीं। गरीब आदमी के पास मास्क तो है, वो मास्क लगाना जरूरी है। ये तो खुद को जब खुद सेल्फ समझेगा तभी तो, क्योंकि मास्क लगाना खुद उसके लिए भी जरूरी है। मास्क लगाएंगे तो फिर पुलिस चालान क्यों काटेगी? वो बात सही है, रूल्स फॉलो करने चाहिए गवर्नमेंट के, लेकिन मैम ऐसा है कभी कभी किसी कंडीशन में आके मास्क हट जाता है। ठीक है, जानकर कोई नहीं हटाता, सबको पता है कोरोना क्या चीज। गलत है जो वो कह रहे हैं, ये सही है, ये फैसला सही है, सही है, बल्कि और ज्यादा। 2000 रुपये का भी डर है ना, 2000 रुपये मिलाएगा कहाँ से, तो मास्क लगाना भी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले 500 रुपये था तो लगता है लोग डरते नहीं है, लोग कहते हैं 500 दे देंगे। हाँ, 500 रुपये दे देते, मामूली बात है। हम 500 रुपये बहुत आराम से देते, लेकिन 2000 रुपये थोड़ा डरेगा आदमी, तो उसके अंदर डर भय रहेगा कि 2000 रुपये लाऊंगा कहाँ से मैं। डर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये फैसला सही है सरकार का? इस फैसला सही भी कह सकते हो, नहीं भी, लेकिन पुलिस वालों की इनकम बढ़ जाएगी। 2000 रुपये कहाँ से लाएगा? इत्तेफाक से वो जबरदस्ती ऐसे भी आते, कहते हैं आप 2000 रुपये लाओ, फोटो दिखाएंगे। लेकिन मास्क को सही तरीके से बिल्कुल सही है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कायदे की बात। दिवाली पर जो कोरोना विस्फोट हुआ उससे सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने छठ मनाने पर पाबंदियां लगाई हैं। इस बार पब्लिक प्लेस में छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने छठ के दौरान घाटों में पूजा पर रोक का मुद्दा उठा दिया, बैन को हटाने की मांग की। लेकिन केजरीवाल ने साफ कह दिया इस तरह के फैसले से हालत और खराब हो सकती है, इसलिए बैन तो जारी रहेगा। आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है कोरोना कईयों को होता है, पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के ज़रिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। कोरोना दिल्ली में बेकाबू है। हालात इतने खराब हैं कि फरवरी से लेकर अब तक 9 महीने के दौरान दिल्ली में कोरोना से करीब 6,500 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन पिछले 15 दिन में दिल्ली में 957 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। इसलिए खतरा बड़ा है, सावधानी जरूरी है। इस बार छठ घर पर मनाइए और खुद को कोरोना से बचाइए, अपने परिवार को कोरोना से बचाइए। थोड़ी सी भी गलती हुई तो अंजाम क्या हो सकता है, किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है, इसके कुछ सबूत मेरे पास हैं। कोरोना के केस बढ़े, अहमदाबाद में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जो गलती दिल्ली वालों ने की वही गलती दिवाली के मौके पर अहमदाबाद के लोगों ने की। बाजारों में भीड़ थी, लोगों ने मास्क ठीक से नहीं पहने थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की थी और इसकी वजह से पहले अहमदाबाद में कोरोना के 100 केस रोज आ रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों में कोरोना के 250 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। इसलिए अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। अहमदाबाद में कल से यानी शुक्रवार से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 20 नवंबर से हम रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अहमदाबाद सिटी में लगाएंगे और जब तक ये संक्रमण
की परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी और जब तक ये बिल्कुल कम नहीं होगा तब तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। और सिर्फ कर्फ्यू लगाने का ऐलान नहीं हुआ, अहमदाबाद में जगह जगह टेस्टिंग सेंटर खोल दिए गए हैं। कोरोना टेस्ट के लिए बस स्टॉप्स पर, सोसाइटीज के बाहर मोबाइल वैन तैनात कर दी गई हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि टेस्टिंग सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। अहमदाबाद में कोरोना की बिगड़ती परिस्थिति से निपटने के लिए इस वक्त अहमदाबाद शहर में करीब 20,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स तैनात कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां टेस्टिंग पर लगातार फोकस बढ़ाया गया, वहीं पे कोशिश ये की जा रही है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जाए और ऑन द स्पॉट यदि किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए मोबाइल मेडिकल वैन्स जो हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। शहर में इस तरह के करीब 150 धन्वंतरी रथ इस वक्त अहमदाबाद शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। एक दिन में करीब 500 से ज़्यादा पॉइंट जो हैं उनको कवर किया जा रहा है और उसके अलावा मोबाइल मेडिकल वैन्स जो हैं वो होम ट्रीटमेंट के लिए भी लोगों के घरों में उसकी सेवा जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अर्ली डिटेक्ट करके हॉस्पिटल्स में भेजा जाए या उन्हें इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि जो परिस्थिति है वो काबू में रहे, बिगड़े नहीं। असल में कोरोना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जरा सी सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से क्या हो सकता है। इंदौर में धनतेरस के दिन लोगों ने एक शॉप पर खूब ज्वेलरी खरीदी, लेकिन अब पता चला कि इस शॉप के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि दिवाली के मौके पर लोग जमकर ज्वेलरी खरीदते हैं। ज्वेलरी शोरूम्स में ज़बरदस्त भीड़ होती है। ऐसे में शोरूम मालिकों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ न लगने दें, इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन इंदौर के आनंद ज्वेलरी शोरूम वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि कोरोना का विस्फोट हो गया। दिवाली के बाद इस शोरूम के 72 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 31 कोरोना पॉजिटिव निकले। अब इस शोरूम को 7 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। बड़ी संख्या में स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव आना ही दर्शाता है ये कि उसमें ना उनकी थर्मल स्कैनिंग प्रॉपरली की है संचालकों ने और न ही उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क को लेकर के जो प्रिकॉशंस रखने वो रखी गई होगी। इस कारण से उसको हम लोग 7 दिन के लिए जो प्रिकॉशनरी रहता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं कि अगर संस्थान में ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसमें कार्रवाई की जा सकती है। तो उसमें हम लोग उसको बंद कर रहे हैं। आपने दिल्ली का हाल देखा, अहमदाबाद का हाल देखा, इंदौर का हाल देखा और बहुत सारे शहरों की मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। वक्त की कमी है, लेकिन सबका मैसेज एक ही है। जहाँ जहाँ सावधानी हटी वहाँ वहाँ दुर्घटना घटी। इसलिए वक्त है, समझ जाइए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए सावधानी बरतिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक हिंसा बढ़ी है। आज बीजेपी के ऑफिस में आग लगाई गई। बंगाल में जैसे जैसे चुनावी राजनीति जोर पकड़ रही है, वैसे वैसे हिंसा की खबरें आ रही हैं। आज बंगाल से 3 ऐसी खबरें आई जिन पर जमकर सियासत हुई। पहली तो यह कि मालदा में एक फैक्ट्री में हुए बम ब्लास्ट में 5 मजदूरों की मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है इस फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से बम बनाए जा रहे थे। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी यही बात कही, लेकिन प्रशासन ने कहा कि फैक्ट्री में टेक्निकल गड़बड़ी होने की वजह से धमाका हुआ। दूसरी खबर यह आई कि कल कूच बिहार में अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज बंद की कॉल दी थी। बीजेपी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आज नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया। बीजेपी के एमपी राहुल सिन्हा ने कहा, आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी हार दिखने लगी है, इसलिए अब तृणमूल कांग्रेस हिंसा का सहारा ले रही है। तृणमूल कांग्रेस का सारे शस्त्र बीजेपी का खिलाफ व्यर्थ हो गया, इसीलिए उन्होंने हिंसा को ही मूल शस्त्रों का रूप में अपना लिया और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने हमारा कूच बिहार का तूफानगंज में कार्यकर्ता को हत्या कर दिया।
उत्तर 24 परगना में एक कार्यालय को जला दिया। तो एक करके वो सोच रहा है कि हम क्षमता में बने रहेंगे, लेकिन इन्होंने बंगाल का जनता का पहला प्रतिश्रुति दिए थे जो हम शांति लाएंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे अशांति का बीज बोया तृणमूल कांग्रेस ने। इसीलिए उनको उचित शिक्षा आने वाला चुनाव में मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन हालात अभी से काफ़ी ख़राब हो गए हैं। लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और चिंता की बात है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव होकर अपने पैर जमा रही है, उसके बाद ये सियासी संघर्ष और ज़्यादा तेज हो सकता है।